Hello dear students, welcome to our YouTube channel Career Planet. Myself Surendra Gurwani, your physics mentor, और we are studying ray optics prism part 2. तो पार्ट 1 में हमने पढ़ा प्रिज्म के बारे में। प्रिज्म के लिए हमने पढ़ा प्रिज्म का डेविएशन, प्रिज्म का फॉर्मूला और कुछ स्पेशल कंडीशन, और उसके न्यूमेरिकल्स हमने किए थे लास्ट क्लास में। सो प्रिज्म पार्ट 2 लेक्चर स्टार्ट करते हैं। प्रिज्म का नेक्स्ट पार्ट में आता है डिस्पर्जन बाय द प्रिज्म। सो डिस्पर्जन क्या होता है, ये आपको इस डायग्राम में क्लियर दिख रहा है। डिस्पर्जन मतलब क्या होता है, जब भी प्रिज्म से कोई वाइट लाइट पास करते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है डायग्राम में दिख रहा है, ये पॉलीक्रोमेटिक लाइट मीन्स वाइट लाइट, एक होती है मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट मतलब एक सिंगल कलर की लाइट को मोनोक्रोमेटिक कहा जाता है, और बहुत सारे कलर्स की लाइट को पोलोक्रोमेटिक लाइट कहा जाता है। बहुत सारे कलर्स का कॉम्बिनेशन वाइट होता है। कौन से कलर्स होते हैं वो आपको पता है, विबग्योर। 7 कलर्स का कॉम्बिनेशन है विबग्योर। तो पॉलीक्रोमेटिक हो गया, मोनोक्रोमेटिक नहीं है, पॉलीक्रोमेटिक लाइट है, मीन्स वाइट लाइट है, इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स। जब इस वाइट लाइट को प्रिज्म में से पास कराएंगे, तो प्रिज्म में से पास कराने पर ये वाइट लाइट 7 मोनोक्रोमेटिक लाइट्स में डिवाइड हो जाती है, अपने 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डिस्पर्जन। इसको हम डिस्पर्जन कहते हैं। क्लियर है बच्चों? तो डायग्राम आपको दिख रहा है कि प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म में डिस्पर्जन किस तरह से होता है। इसकी डेफिनेशन देखो डिस्पर्जन की, नेक्स्ट पेज पे। तो डिस्पर्जन की डेफिनेशन आप पढ़ सकते हो। व्हेन वाइट लाइट इज पास थ्रू अ ग्लास स्लैब ग्लास प्रिज्म इट स्प्लिट्स इनटू स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स। स्पेक्ट्रम्स ऑफ कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। ऑर्डर आपको पता है, विबग्योर जो मैं आपको बता रहा हूँ, विबग्योर ऑर्डर है इसका। तो विबग्योर में डिवाइड हो जाती है 7 कलर्स में, राइट, और ऑर्डर लिखा हुआ है। एंड दिस प्रोसेस ऑफ वाइट लाइट स्प्लिटिंग इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स इज टर्म्स एज डिस्पर्जन। और डिस्पर्जन सबसे अच्छा हम पढ़ सकते हैं प्रिज्म में। तो हमने प्रिज्म के लिए डिस्पर्जन पढ़ा, प्रिज्म से डिस्पर्जन देखा हमने। तो डिस्पर्जन मतलब सिंपल है, स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्जन, राइट। तो डेफिनेशन आपकी क्लियर है। मेन पार्ट जो डेफिनेशन का होगा उसको बोलेंगे स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स। सो सिंपल वर्ड्स में अगर डिस्पर्जन बोला जाए तो क्या है, प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्जन। ठीक है, तो डिस्पर्जन के बाद आगे चलें, देखो आगे। अब डिस्पर्जन वाइट लाइट का होता है, तो हम सबसे पहले उसको एक्सप्लेन करेंगे कि डिस्पर्जन किस कारण से हो रहा है। डिस्पर्जन को एक्सप्लेन करें कि डिस्पर्जन का कारण क्या है, कि क्यों वाइट लाइट 7 कलर्स में डिवाइड होती है। सो डिस्पर्जन का एक्सप्लेनेशन बोल सकते हैं हम, कॉज बोल सकते हैं। व्हाट इज एक्सप्लेनेशन ऑफ डिस्पर्जन या कॉज। तो इस कॉज को मैं आपको 2 तरह से समझा सकता हूँ। कॉज हम 2 तरह समझ सकते हैं। पहला तरीका जो हमारा है कॉज का, फर्स्ट मेथड जो है, फर्स्ट मेथड में हमने पढ़ा था प्रिज्म में डिस्पर्जन का फॉर्मूला पढ़ा हमने, म्यू माइनस 1a मीन्स डेविएशन जो होता है, डिस्पर्जन का डेविएशन कहेंगे इसको। ये क्या है, डेल्टा क्या है, डेविएशन है। सो डेविएशन का फॉर्मूला हमने पढ़ा था प्रिज्म में, दैट विल बी म्यू माइनस 1a। सो डेविएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू। डेविएशन क्या है, म्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। म्यू मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब आप सोचेंगे प्रिज्म है, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो प्रिज्म तो एक ही मटेरियल का है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो एक ही हुआ, ठीक है। बट ये तो हमने पढ़ा प्रिज्म में। अब एक साइंटिस्ट की बात पर चलते हैं। साइंटिस्ट था कॉची साइंटिस्ट ने एक फॉर्मूला दिया था, उसको कहते हैं कॉचीज फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले में उसने क्या बताया वो देखो। कॉचीज फॉर्मूले में उसने बताया कि जो म्यू होता है, म्यू इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। फॉर्मूला बड़ा सारा था, फॉर्मूला कुछ इस तरह से था, मैं बता दूं आपको। फॉर्मूला आपको याद नहीं करना है, रिलेशन याद रखना है। तो रिलेशन तो मैंने यहाँ लिख दिया आपको, बट फॉर्मूला इस तरह से था, a प्लस बी अपॉन लैम्डा प्लस सी अपॉन लैम्डा स्क्वायर एंड सो ऑन। बट ये जो कोचीज फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला हमें क्या एक्सप्लेन करता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और जो लैम्डा है ये इन्वर्स का रिलेशन है। तो जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लैम्डा में इन्वर्स का रिलेशन है, तो हमने डायरेक्टली लिख दिया कि म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है।
क्लियर। अब म्यू वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, डेविएशन म्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब देखो आप, डेविएशन म्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और म्यू जो होगा वो लैम्डा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम म्यू की बात करें, म्यू की और डेविएशन की, दोनों की बात करें तो दोनों लैम्डा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब आपको पता है इंसिडेंट वाइट लाइट है, तो वाइट लाइट में तो अलग अलग कलर्स हैं, तो वाइट लाइट में जब अलग अलग कलर्स हैं तो सब कलर्स का म्यू, प्रिज्म का म्यू वैसे आप लिखते हो, कॉमनली हम यूज़ करते हैं म्यू वाइट लाइट के लिए या सिंगल मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए म्यू यूज़ करते हो। बट जब वाइट लाइट इस पर स्ट्राइक करेगी और बहुत सारे कलर्स इसमें होंगे तो अलग अलग कलर्स के लैम्डाज अलग अलग होते हैं, वेवलेंथ अलग अलग होती है, तो अलग अलग कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस प्रिज्म के अलग अलग होते हैं। अलग अलग कलर्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा। हालांकि बात इतनी सी, बहुत कम पॉइंट्स में बहुत डिफरेंस होता है, बहुत कम डिफरेंस होता है। प्रिज्म ग्लास का है तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.5। अब रेड के लिए 1.51 है तो ये ग्रीन के लिए 1.52 है, इस तरह से रहता है। तो पॉइंट्स का 0.01 का 0.02 का 0.03 का डिफरेंस रहता है, बट डिफरेंस होता है। सो हमें पता है कि लैम्डा की बात करें तो हम बात करें लैम्डा की, तो लैम्डा आपको पता है कि जो वेवलेंथ होती है, सो वेवलेंथ विबग्योर जो है ये कौन सा ऑर्डर है, विबग्योर क्या ऑर्डर है, वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर है कि वेवलेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर है? विबग्योर वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो लैम्डा यहाँ पर ये मिनिमम होता है और लैम्डा इंक्रीज होके पहुँचता है तो लैम्डा यहाँ पे मैक्सिमम होता है। सो मैक्सिमम वेवलेंथ इज फॉर रेड कलर। सो हम कह सकते हैं लैम्डा आर इज ग्रेटर देन लैम्डा वॉयलेट। तो विबग्योर में आपको पता है रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है और वॉयलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम होती है, ये ऑर्डर आपको पता है। तो लैम्डा रेड का सबसे ज़्यादा हुआ, लैम्डा वॉयलेट कलर का सबसे कम हुआ, ठीक है। अब लैम्डा का रिलेशन है म्यू के साथ, इनवर्स रिलेशन है। तो अगर लैम्डा ज़्यादा, तो लैम्डा अगर ज़्यादा है तो म्यू क्या होगा, कम होगा, डेविएशन क्या होगा, कम होगा। तो लैम्डा ज़्यादा किसका है, रेड का। तो रेड का लैम्डा ज़्यादा है, इसका मतलब रेड का जो म्यू होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो कम होगा और रेड का जो डेविएशन होगा वो भी कम होगा, ठीक है। इसका अपोजिट चलें तो वेवलेंथ किसकी, वॉयलेट की, वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम होती है, तो सबसे कम वेवलेंथ होगी तो म्यू ज़्यादा होगा, म्यू ज़्यादा होगा तो डेल्टा ज़्यादा होगा। म्यू ज़्यादा होगा बिकॉज वेवलेंथ कम है तो डेल्टा भी ज़्यादा होगा, डेविएशन भी ज़्यादा होगा क्योंकि वेवलेंथ कम है। डेविएशन आप समझ रहे हो, डेविएशन म्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो म्यू अगर ज़्यादा है बिकॉज लैम्डा कम है इसलिए म्यू ज़्यादा है तो डेविएशन भी ज़्यादा होगा। अब आपको इस डायग्राम में दिख रहा है, देखो ये स्क्रीन है, आपके 7 कलर्स डिवाइड हुए थे, आपको पहले से पता है 7 कलर्स डिवाइड हुए थे। तो ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है, इट इज़ डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। अब यहाँ से हमें देखना है कौन सी लाइट कितना मुड़ती है। तो लाइट ज़्यादा कौन सी मुड़ती है, डेविएशन किसका ज़्यादा है, वॉयलेट का। तो आप देखोगे वॉयलेट कलर ज़्यादा डेविएट होता है और सबसे कम डेविएशन किसका होगा, रेड का। तो रेड कलर सबसे कम डेविएट होता है, ठीक है। तो आपको दिख रहा है ये डेविएशन जो आएगा, ये वाला डेविएशन ये रेड का है, ये रेड कलर का, ठीक है। और सबसे ज़्यादा डेविएशन जो होगा वो होगा वॉयलेट कलर का। ये जो डेविएशन आपको दिख रहा है ये वॉयलेट कलर का है, ये आएगा वॉयलेट कलर के लिए, ठीक है। तो डेविएशन रेड कलर का सबसे ज़्यादा होगा और सबसे कम होगा, रेड कलर का सबसे ज़्यादा है, सबसे कम होगा रेड कलर का डेविएशन, सबसे ज़्यादा होगा वॉयलेट का डेविएशन। दिख रहा है आपको, ठीक है। अब जो बीच में होगा एग्जैक्टली बीच में कौन सा डेविएशन होता है, बिल्कुल मिड में वो होता है येलो, ये वाला, इसको बोलते हैं मीन डेविएशन। सबसे ज़्यादा डेविएट कौन होगा, वॉयलेट कलर। सबसे कम डेविएट कौन सा होगा, रेड कलर। बट येलो कलर क्या होगा, बिल्कुल बीच में होगा। तो येलो कलर अगर बिल्कुल बीच में है तो येलो कलर के डेविएशन को, यहाँ से आप देखो ये जो डेविएशन है ये आएगा डेल्टा वाई। डेल्टा वाई इज कॉल्ड मीन डेविएशन। डेल्टा वाई को हम क्या बोलेंगे, मीन डेविएशन। और इसकी वैल्यू अगर निकालनी हो तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, देखो डेल्टा आर प्लस डेल्टा वी अपॉन टू
मीन डेविएशन है, डेल्टा आर, डेविएशन रेड का ले लो, डेविएशन वॉयलेट का ले लो, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा, मीन कलर का डेविएशन। ठीक है, सब कलर्स का म्यू भी अलग अलग है। अगर आपको म्यू ऑफ वाई चाहिए तो भी हम ऐसे ही निकालेंगे, म्यू ऑफ रेड प्लस म्यू ऑफ वी वॉयलेट अपॉन 2। तो ये डेटा, ये फॉर्मूला हमें न्यूमेरिकल्स में काम आने वाला है। अगर आपको येलो कलर का कुछ भी डेटा चाहिए तो वॉयलेट प्लस रेड को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपको येलो कलर का डेविएशन भी मिल जाएगा, येलो कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था एक्सप्लेनेशन किसका, डिस्पर्जन का। डिस्पर्जन का कॉज था, डिस्पर्जन का एक्सप्लेनेशन था। तो एक एक्सप्लेनेशन तो आपका ये है। अब मैं आपको बताऊं, देखो डिस्पर्जन का एक्सप्लेनेशन एक और तरीके से हम कर सकते हैं कि हमें जब एक्सप्लेन करना हो डिस्पर्जन का, तो डिस्पर्जन का एक्सप्लेनेशन हम ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए, तो एक्सप्लेनेशन है सेकेंड मेथड, इसका एक्सप्लेनेशन का सेकेंड मेथड। अब आप देखो, सपोज करें ये है आपका प्रिज्म, ये आपका प्रिज्म है या ग्लास है ये वाला, और ये एयर है। ठीक है, तो सपोज करें वाइट लाइट स्ट्राइक होती है, या अंदर से जो लाइट आ रही है हमारे पास वो स्ट्राइक होती है, लाइट ये वाली है, ये आपकी वाइट लाइट है, सपोज करें प्रिज्म में है ये। ठीक है, तो पाथ इसका ये रहा, पाथ ये रहा, और नॉर्मल आपको पता है नॉर्मल कौन सा होता है, नॉर्मल होता है सरफेस के परपेंडिकुलर इस तरह से। ठीक है, नॉर्मल आपका ये आएगा। अब डेविएशन का पाथ ये रहा, थोड़ा सा और इंक्लाइन कर दें इसको हम, थोड़ा सा ज़्यादा एंगल बनाएं क्योंकि 7 कलर बनाने हैं आपको। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, जो लाइट है हमारे पास वाइट लाइट, उसको थोड़ा सा और इंक्लाइन कर देते हैं। ये नॉर्मल है और वाइट लाइट को ऐसे इंक्लाइन कर देते हैं, तो ये पाथ हो गया। ठीक है, और ये आपका प्रिज्म है, प्रिज्म में आ रही है ऐसे, प्रिज्म में मुड़ रही है, जो भी अपन कहेंगे, अपन डेविएशन की बात कर रहे हैं, कितना आ रहा है। ठीक है, तो डेविएशन की बात करें, यहाँ मीडियम हटाए थे, मीडियम से मतलब नहीं, हमें देखते हैं कि डिस्पर्जन होता कैसे है, वाइट लाइट कैसे स्प्लिट होती है डिफरेंट मीडियम्स में। तो ये वाइट लाइट है। ठीक है, अब वाइट लाइट में तो सभी कलर्स हैं। अब आ जाओ, ये सपोज करें इस मीडियम में एंटर कर गई, ये आपका मीडियम है दूसरा वाला। ठीक है, तो इसका जो म्यू है, वैसे तो नॉर्मली म्यू होता है, बट वाइट लाइट में कितने कलर्स होते हैं, विबग्योर कलर्स हैं। अब आपको पता है रिफ्रैक्शन में एक इंपॉर्टेंट लॉ लगता है, वो है स्नेल्स लॉ। अब स्नेल्स लॉ लगाएं अगर हम, तो स्नेल्स लॉ लगाते हैं, देखो स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ क्या होता है, μ1 sin r, μ1 sin i, ये आपका एयर ले लेते हैं यहाँ पर, एयर जिसका 1 होगा, तो μ1 sin i इक्वल्स टू μ2 sin r। ठीक है, μ1 sin i इक्वल्स टू μ2 sin r। अब i तो आपका फिक्स हो गया, म्यू आपका फिक्स है, i आपका फिक्स है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये μ1 फिक्स है, i फिक्स है, μ2 इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, sin r है। तो हम कह सकते हैं कि sin r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है μ2। ठीक है, μ2 मतलब ये वाला मीडियम हो गया आपका। तो μ2 और r में कैसा रिलेशन है, इनवर्स का। μ2 और r में इनवर्स का रिलेशन है। अब कॉशीज फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको पता है म्यू और लैम्डा कैसा होता है, इनवर्स का, ये तो आपको पता ही था। तो लैम्डा किसका ज़्यादा होता है, रेड का। सबसे कम लैम्डा किसका होता है, वॉयलेट का। तो म्यू किसका ज़्यादा होगा, रेड का, और सबसे कम म्यू होता है वॉयलेट का। ठीक है, अब मुझे रिलेशन बताओ कि साइन आर और म्यू में क्या रिलेशन है। स्नेल्स लॉ लगाया सिंपल, साइन आर और म्यू में क्या रिलेशन है, इनवर्स का। अगर म्यू ज़्यादा है तो आर क्या होगा, कम होगा। कॉन्सेप्ट देखना इसमें, ये हमने क्या कॉन्सेप्ट दिया है इसमें, साइन आर और म्यू में इनवर्स रिलेशन है। तो μ2 अगर ज़्यादा होगा तो आर क्या होगा, कम होगा। आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये कम होगा अगर μ2 ज़्यादा हुआ। तो म्यू किसका ज़्यादा है, म्यू किसका ज़्यादा है, ये मैंने रेड लिख दिया यहाँ पर। म्यू किसका ज़्यादा है, वॉयलेट का। और म्यू किसका कम होगा, रेड का। क्योंकि आपको पता है कि म्यू और लैम्डा में इन्वर्स का रिलेशन है। तो लैम्डा किसका ज़्यादा होता है, रेड कलर का। तो म्यू किसका कम होगा, रेड कलर का। अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो म्यू कम होगा, इन्वर्स रिलेशन है। और वॉयलेट कलर का लैम्डा कम होता है, इसलिए उसका म्यू ज़्यादा है। अब म्यू का और आर का क्या रिलेशन है, अगर म्यू ज़्यादा होगा तो आर कम होगा। अब बताओ किसका म्यू ज़्यादा है, वॉयलेट का। तो वॉयलेट का म्यू अगर ज़्यादा है
तो वॉयलेट का जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो कम होगा। और अगर हम बात करें म्यू रेड का, क्या है म्यू रेड का कम है, तो रेड का जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो ज़्यादा होगा। रेड का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा, और वॉयलेट का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। अब मैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना रहा हूँ यहाँ पर, आप मुझे बताओ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है। दो कलर लेंगे, रेड का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा, रेड का, ये आएगा रेड का, और वॉयलेट का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कम होगा, तो ये वॉयलेट का। अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, वैसे आपको पता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहाँ से लेते हैं, नॉर्मल से, तो ये वॉयलेट का और ये रेड का। तो बताओ किसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ज़्यादा है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसका ज़्यादा होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा रेड का, क्योंकि म्यू कम होता है और वॉयलेट का म्यू ज़्यादा होता है, इसलिए रिफ्लेक्शन एंगल वॉयलेट का कम होगा। तो वॉयलेट का कम है, रेड का रिफ्लेक्शन एंगल ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखो जब लाइट दूसरे मीडियम में एंटर होगी तो यहाँ पे वाइट लाइट स्प्लिट हो जाती है, तो सबसे ज़्यादा कौन मुड़ती है, वॉयलेट, और सबसे कम कौन मुड़ता है, रेड। बाकी सब कलर्स कहाँ आ जाएंगे, बीच में आ जाएंगे, बाकी सारे कलर्स आपके इन बिटवीन आ जाएंगे इसमें। ठीक है, तो हमें एक्सप्लेनेशन डेविएशन से भी मिलता है, हमें एक्सप्लेनेशन स्नेल्स लॉ से भी मिलता है। स्नेल्स लॉ में आर की वैल्यू म्यू पे डिपेंड करती है, और म्यू अलग अलग कलर का अलग अलग होता है, इसलिए आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अलग अलग कलर्स का अलग अलग होगा। क्लियर, तो ये डिस्पर्जन का बेसिक कॉज है। तो डिस्पर्जन हमने एक्सप्लेन किया दो तरीके से। अब आप आ जाए नेक्स्ट वैल्यू हम देखें अगर, तो हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू आती है वो है, नेक्स्ट वैल्यू जो आएगी हमारे पास वो है एंगुलर डिस्पर्जन। नेक्स्ट टॉपिक जो इसमें मिलता है आपको वो है एंगुलर डिस्पर्जन। डिस्पर्जन इन टर्म्स ऑफ एंगल बोल सकते हैं, एंगुलर डिस्पर्जन, इसको हम लिखेंगे थीटा से। एंगुलर डिस्पर्जन क्या होगा, थीटा। थीटा एंगुलर डिस्पर्जन क्या है, इसका फॉर्मूला देखो पहले। थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, तो थीटा इक्वल्स टू होगा यहाँ पर डेविएशन एंगल ऑफ वॉयलेट माइनस डेविएशन एंगल ऑफ रेड। वॉयलेट का डेविएशन एंगल, उसमें से आपको रेड का डेविएशन एंगल। तो आप देखोगे डायग्राम में ध्यान से, तो एंगुलर डिस्पर्जन क्या हुआ, ये देखो डायग्राम में अगर ध्यान से देखें, हमने बनाया थे ये वाला वैल्यूज। अब देखो सबसे ज़्यादा डेविएशन किसका है, वॉयलेट का। सबसे ज़्यादा डेविएशन किसका होगा, वॉयलेट का, वो ये रहा। और सबसे कम डेविएशन किसका है, रेड का, तो वो ये रहा। ठीक है, तो रेड कलर यहाँ तक डेविएट हुआ, उसके बाद लगातार सारे कलर आएंगे और लास्ट कलर कौन सा होगा, वॉयलेट। तो ये जो डिफरेंस आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये वाला दिस डिफरेंस, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन, सॉरी दिस इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्जन। दिख रहा है आपको डायग्राम में क्लियर, एंगुलर डिस्पर्जन क्या है, कैसे बनाया हमने। एंगुलर डिस्पर्जन इज आपको दिख रहा है एंगल क्या होगा, इस एंगल में सारे कलर्स आ गए आपके पास। डिफरेंस बिटवीन द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ वॉयलेट एंड रेड कलर। एंगुलर डिस्पर्जन क्या होगा, द डिफरेंस बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ वॉयलेट एंड रेड कलर। तो डेफिनेशन आपको समझ में आ गई डिस्पर्जन, एंगुलर डिस्पर्जन की। ये एंगुलर डिस्पर्जन है, डेविएशन, डिफरेंस बिटवीन डेविएशन ऑफ, मैं लिख लेता हूं चलो, द डिफरेंस बिटवीन डेविएशन ऑफ, पहले कौन सा कलर है, वॉयलेट कलर, डेविएशन ऑफ वॉयलेट एंड रेड कलर, डिफरेंस बिटवीन डेविएशन ऑफ वॉयलेट एंड रेड कलर। ठीक है, इसको बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्जन, राइट। अब एंगुलर डिस्पर्जन के बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आता है उसमें वो आता है डिस्पर्सिव पावर। एक और क्वांटिटी फिजिक्स की, वो है डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर, अब डिस्पर्सिव पावर, प्रिज्म में डिस्पर्स करने की पावर होती है, इसको डिस्पर्सिव पावर कहते हैं, और इसको ओमेगा से लिखेंगे हम। तो ओमेगा इक्वल्स टू क्या होगा, फॉर्मूला देखना ओमेगा का, डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला, फॉर्मूले से आप खुद डेफिनेशन बना सकते हो। देखो ओमेगा इक्वल्स टू आएगा थीटा अपॉन, थीटा एंगुलर डिस्पर्जन अपॉन
डेल्टा वाई। डेल्टा वाई मतलब यह क्या है, येलो डेविएशन है, येलो कलर का डेविएशन है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मीन डेविएशन। तो थीटा को तो हम बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्जन, ये तो आपको पता है, अभी लिखा हुआ ऊपर, थीटा इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्जन डिवाइड बाय मीन डेविएशन, मीन डेविएशन। सो अब यहां से हम डिफाइन कर सकते हैं, किसको इजीली डिफाइन कर सकते हैं, डिस्पर्सिव पावर को। आप बोले साथ साथ डेफिनेशन क्या होगी, डिस्पर्सिव पावर ओमेगा, क्या लिखा है, ओमेगा, ओमेगा is defined as the ratio of angular dispersion to the mean deviation। this angular dispersion और mean deviation के रेशियो को क्या बोलते हैं, डिस्पर्सिव पावर। चलिए तो ओमेगा निकाले हम, देखो तो ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, डिस्पर्सिव पावर तो आएगी डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर अपॉन मीन डेविएशन होता है डेल्टा वाई। तो डिस्पर्सिव पावर का एक फॉर्मूला तो ये आ गया, ठीक है। अब आपको पता है डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, ये हम यूज करेंगे, डेविएशन इक्वल्स टू होता है म्यू माइनस 1 इंटू ए। ये प्रिज्म फॉर्मूला पढ़ा था हमने, प्रिज्म फॉर्मूला के बाद डेविएशन का फॉर्मूला यूज किया, तो ये हम फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे डेविएशन के लिए। डेविएशन इक्वल्स टू क्या होगा, म्यू माइनस 1 ए। तो म्यू माइनस 1 ए है। सो डेविएशन म्यू पे डिपेंड करता है और म्यू अलग अलग कलर का अलग अलग होता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ओमेगा इक्वल्स टू, वॉयलेट के लिए लिखोगे आप म्यू वॉयलेट माइनस 1 इंटू ए, माइनस रेड के लिए क्या लिखेंगे, म्यू आर माइनस 1 इंटू ए, और येलो कलर के लिए क्या लिखोगे, म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ए और ए कट जाएगा, ए यहाँ से कॉमन ले लो और यहाँ से कैंसिल कर दो, तो म्यू वी माइनस 1 ये हो गया माइनस म्यू आर, ये माइनस 1 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1। तो ये वाला 1 और ये वाला 1 भी आप आपस में कैंसिल कर सकते हैं। तो डिस्पर्सिव पावर का जो नेक्स्ट फॉर्मूला आएगा वो आएगा म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1। देखो माइनस 1 ये था और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1। तो ये वाला 1 और ये वाला 1 आपस में कट जाएगा, बचेगा म्यू वी माइनस म्यू आर इक्वल्स टू म्यू वाई माइनस 1। तो ये फॉर्मूला भी किसका आ गया हमारे पास, ये फॉर्मूला भी है आपका डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला है, ओमेगा का फॉर्मूला है। तो ओमेगा के दो फॉर्मूले हो गए डिस्पर्सिव पावर के, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा वाई, म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1। क्लियर। तो ये सब फॉर्मूले हमने पढ़े, ये फॉर्मूले थे आपके डिस्पर्सिव पावर एंगुलर डिस्पर्जन के, ठीक। अब आप देखो ये फॉर्मूले हमने पढ़े, तो हम इसका न्यूमेरिकल कर सकते हैं, डिस्पर्सिव पावर का न्यूमेरिकल आप इजीली कर सकते हो। देखो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाइट लाइट इज पास थ्रू अ प्रिज्म ऑफ एंगल 5 डिग्री। छोटा स्मॉल एंगल का प्रिज्म है, स्मॉल एंगल वाला प्रिज्म है। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड एंड ब्लू कलर, रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है आपको म्यू आर इक्वल्स टू 1.641, वैल्यू नोट कर लें जो पहले दे रखा है। फिर आपको दे रखा है ब्लू कलर का, तो म्यू बी वो दे रखा है 1.659 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। म्यू आर और म्यू आपको दे रखा है ब्लू कलर का 1.659। क्लियर। अब आपसे पूछा क्या है, पूछा है आपसे एंगुलर डिस्पर्जन। क्वेश्चन पढ़ लें और ध्यान से पढ़ लें, एंगुलर डिस्पर्जन पूछा है, क्वेश्चन पढ़ें ध्यान से, और इसको 2 मिनट आपको फॉर्मूले सारे पढ़ लिए हैं तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। तो 2 मिनट में आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें और ट्राई करें, फिर आप इसका सोल्यूशन देखें। पहले आप सेल्फ ट्राई करें, फिर आप इसका सोल्यूशन देखें। कोई भी न्यूमेरिकल करोगे पहले सेल्फ ट्राई करोगे, फिर आप इसको न्यूमेरिकल सोल्यूशन देखोगे। ठीक है। अब आप देखो इसमें ध्यान से पढ़ लिया आपने। सबसे पहली बात, हमें कंफ्यूजन होगा, इसमें ब्लू कलर का दे रखा है, रेड की जगह कौन सा कलर दे रखा है, ब्लू। तो ब्लू कलर को आप एज ए वॉयलेट कलर आप कंसिडर कर सकते हो, तो इसका मतलब ये वॉयलेट कलर का दे रखा है आपको। अब आपसे क्या पूछा है, एंगुलर डिस्पर्जन आपसे पूछा है थीटा। सो थीटा का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, थीटा क्या होगा, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। डेल्टा वी हमने क्या पढ़ा, डेल्टा वी होता है म्यू वी माइनस 1 इंटू ए। फिर डेल्टा आर क्या होगा,
म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। ठीक है, तो आप इसको जो डेल्टा की वैल्यू पता है हमें वो पुट कर सकते हैं। इसको सॉल्व करें आगे तो ये आ जाएगा म्यू वी ए माइनस म्यू आर ए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस ए। तो ए से ए कैंसिल हो गया, तो थीटा का वैल्यू आ जाएगी म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए कॉमन ले लिया मैंने। ठीक है, तो थीटा हमें निकालना है। देखो तो म्यू वी कितना है, म्यू वी हम लेंगे 1.659, म्यू आर कितना है 1.641 इंटू ए कितना है 5 डिग्री है। उसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.09 डिग्री। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका सी, करेक्ट ऑप्शन आएगा इसका सी। राइट, अब प्रिज्म का नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप ध्यान से पढ़ो इसको और इसको भी ट्राई करो। 2 मिनट पॉज करके आप ट्राई करोगे, पढ़ लो पहले। व्हाइट लाइट इज पास थ्रू प्रिज्म, प्रिज्म एंगल कितना दे दिया 10 डिग्री। देखो मैंने वैल्यू यहाँ पे लिख दी, ए इक्वल्स टू कितना दे दिया 10 डिग्री। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रेड एंड वॉयलेट, अभी रेड कलर का दे रखा है म्यू आर, फिर वॉयलेट का दे रखा है म्यू वी। ठीक है, फाइंड आउट पहला क्या बोला है, एंगल ऑफ डेविएशन फॉर वॉयलेट एंड रेड कलर। पहला पूछा है एंगल ऑफ डेविएशन फॉर वॉयलेट एंड रेड कलर। अब बताओ एंगल ऑफ डेविएशन कैसे निकलेगा। एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा इक्वल्स टू म्यू माइनस 1a। ठीक है, फिर पूछा एंगुलर डिस्पर्जन थीटा म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। थर्ड डिस्पर्सिव पावर थीटा अपॉन थीटा अपॉन मीन डेविएशन डेल्टा वाई, डेल्टा येलो। तो ये तीनों पार्ट आपसे कर सकते हैं। 2 मिनट पॉज करके आप कर लें, फिर इसका सॉल्यूशन देखें। ठीक है, देखो पहला आपसे पूछा एंगल ऑफ डेविएशन फॉर, सो डेल्टा पूछा है वॉयलेट के लिए पहले, तो ये आएगा म्यू वी माइनस 1 इंटू ए। अब ए 10 डिग्री दे रखा है, म्यू वी आपको दे रखा है, तो म्यू वी दे रखा है 0.659, तो 1.659 है तो 0.659 बचेगा इंटू ए कितना हो जाएगा 10 डिग्री। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 6.59 डिग्री। पहला आंसर। पहला किसका मीन डेविएशन निकाला हमने, ये पहला डेविएशन निकाला है हमने वॉयलेट के लिए। अब रेड के लिए भी ऐसे आ जाएगा, ए का सेकेंड पार्ट डेल्टा आर, तो डेल्टा आर निकालोगे क्या आएगा म्यू आर माइनस 1a। ईजी है, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है। अब म्यू वॉयलेट ये रखा था, म्यू आर रख दोगे 1.641, तो किसका डिफरेंस है, यहाँ पे 659 था, वहाँ पे 641 है, तो आंसर आ जाएगा 6.41 डिग्री। ये आ गया हमारे पास मीन डेविएशन किसका, रेड का। सेकेंड पार्ट में आपसे पूछ लिया क्या, एंगुलर डिस्पर्जन थीटा इक्वल्स टू अभी आपने पढ़ा म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, थीटा का फॉर्मूला है, तो म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, तो म्यू वी कितना है ये दिख रहा है आपको 1.659 में से 1.641 माइनस कर लो। म्यू वॉयलेट आपको पता है तो उसमें से माइनस कर लोगे तो आ जाएगा आपके पास 0.018। इसको दोनों को माइनस करोगे ना तो 0.018 आ जाएगा, इनटू कितना है 10 डिग्री, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 0.18 डिग्री आ जाएगा। एंगुलर डिस्पर्जन बहुत कम होता है, देखो एंगुलर डिस्पर्जन बहुत कम होता है, हमने निकाला सॉल्व कर रहे हैं तो 0.2 डिग्री के आसपास आ रहा है। इस 0.2 डिग्री में थीटा की वैल्यू पूरी मिल जाती है 0.2 डिग्री में। ठीक है, और सी आपसे पूछा है डिस्पर्सिव पावर, तो डिस्पर्सिव पावर पता है ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है थीटा अपॉन मीन डेविएशन। मीन डेविएशन होता है येलो का। अब मीन डेविएशन कैसे निकालेंगे, मीन डेविएशन के लिए आपको सोचना पड़ेगा इसमें कैसे निकालोगे मीन डेविएशन। थीटा आपने निकाल दिया तो डेल्टा वाई कैसे निकलेगा, मीन डेविएशन कैसे निकालोगे इसमें से, तो मीन डेविएशन हमें निकालना है तो हम तो क्या करें, या तो थीटा ऐसे आपको पता है थीटा कितना है, थीटा तो आपको पता है ये 0.18 डिग्री। ठीक है, मीन डेविएशन निकालना है तो वॉयलेट का डेविएशन आपके पास है, ये रहा, रेड का आपके पास है, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, 6.59 प्लस 6.41 डिवाइड बाय 2, ये लो। अब प्लस भी अच्छे से हो रहा है, 6 और 6 क्या हो गया 12,
12 और ये क्या हो गया 13/2 क्या होगा 6.5 हो जाएगा। तो 0.18 अपॉन 6.5 डिग्री, ये भी डिग्री है, ठीक है। तो 0.18 तो वो एंगुलर डिस्पर्जन, डिवाइड बाय करोगे मीन डेविएशन जो होगा 6.5, डिवाइड करोगे इसका आंसर आ जाएगा 0.027, 0.027 ये आंसर है इसका। क्लियर है। तो प्रिज्म के डिस्पर्जन वाले जो हैं ये तो फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है, इजीली कर सकते हो आप। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आप कर सकते हो इजीली। फॉर अ मटेरियल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड, वॉयलेट एंड येलो, तीनों का म्यू दे दिया, डिस्पर्सिव पावर ऑफ द मटेरियल पूछा है। आप बताएं क्या दे दिया, म्यू आर, ये क्या है म्यू वी, और ये क्या है म्यू वाई, डिस्पर्सिव पावर ओमेगा, ओमेगा इक्वल्स टू पढ़ा आपने म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई -1, ठीक है। तो ये हम निकाल सकते हैं इजीली। तो आंसर देख लो आप इसका डिस्पर्सिव पावर का, ये सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 0.2, वैल्यू पुट करोगे 1.64 माइनस 1.52 अपॉन 1.60 -1, तो आंसर आ जाएगा 0.2, ये डिस्पर्सिव पावर है। क्लियर है। तो न्यूमेरिकल्स आप देखो जो प्रिज्म के डिस्पर्सिव पावर के इजी हैं, डिस्पर्सिव पावर आपने पढ़ा, अब वो क्लियर हुआ। डिस्पर्सिव पावर एंगुलर डिस्पर्जन आपने क्लियर किया, पढ़ लिया था, ये वैल्यू थी हमारे पास एंगुलर डिस्पर्जन थीटा, ठीक है। और ये वैल्यू ये है डिस्पर्सिव पावर की। थीटा का जब फॉर्मूला लिखोगे ये क्या लिखोगे, डिफरेंस बिटवीन डेविएशन ऑफ वॉयलेट एंड रेड कलर, तो इसके साथ साथ यहाँ पर लिख लेंगे हम थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, एक फॉर्मूला और लिख लेते हैं यहाँ पर, थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, थीटा इक्वल्स टू होगा म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, ठीक है। न्यूमेरिकल में किया था हमने, डेविएशन की वैल्यू पुट करोगे तो इस तरह से आ जाता है, म्यू -1 ए होता है, दोनों में आएगा तो 1 कट गया, बाकी ये म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए होता है, ठीक है। तो ये तो हमने पढ़ा प्रिज्म का डिस्पर्जन, एंगुलर डिस्पर्जन और डिस्पर्सिव पावर। अब प्रिज्म के कुछ स्पेशल केस पढ़ते हैं, देखो आगे। तो प्रिज्म का स्पेशल केस नंबर 1 है डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन। डेविएशन हो रहा है बट डिस्पर्जन नहीं हो रहा है। तो डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन आप कैसे पॉसिबल होगा ये, क्योंकि आपको पता है प्रिज्म क्या करता है, कलर को डिस्पर्स करता है। तो विदाउट डिस्पर्जन हमें चाहिए, तो विदाउट डिस्पर्जन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब पेयर ऑफ प्रिज्म लेना पड़ेगा, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। अब पेयर ऑफ प्रिज्म्स एज शोन इन फिगर, ये जो अगर आप पेयर इस तरह से फिगर में जो आपको शोन है, फिगर में जो शो रहा है इस तरह से यूज़ करोगे ना एज शोन इन फिगर, तो आपको ये जो पेयर बनाया आपने, ये जो कॉम्बिनेशन आपने बनाया है, ये कॉम्बिनेशन आपके लिए यूज़ होगा जिसमें आपको रे का डिस्पर्जन बिल्कुल नहीं मिलेगा बट डेविएशन मिल जाएगा। जैसा कि आप देखो वाइट लाइट स्ट्राइक हो रही है इस तरह से। पहला प्रिज्म क्या करता है, रे को डिस्पर्स कर देता है, अलग अलग कलर्स में डिवाइड कर देता है, बट सेकेंड प्रिज्म जो है वो इन्वर्टेड है। पहला प्रिज्म इस तरह से रखा हुआ है, इसका एंगल ए है, दूसरा प्रिज्म इस तरह से रखा हुआ है, एंगल इसका ए डैश है। तो पहला प्रिज्म सीधा है, इसका बेस इस तरह से, तो दूसरे प्रिज्म का बेस उल्टा कर दिया, इन्वर्टेड पोजीशन में है। सो कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रिज्म्स, फर्स्ट वन इज स्ट्रेट एंड सेकेंड वन इज इन्वर्टेड। सो दिस कॉम्बिनेशन जो बिहेव करेगा, ये बिहेव करेगा और वाइट लाइट को क्या करेगा, डेविएट करेगा बट डिस्पर्स बिल्कुल नहीं करेगा। तो आप देखो ध्यान से, यहाँ पे 2 प्रिज्म है, अलग अलग मटेरियल ले लिया इसलिए अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिख रहा है। पहले का है म्यू, फर्स्ट ग्लास है प्रिज्म का क्राउन, और सेकंड ग्लास जो है प्रिज्म का वो है फ्लिंट। तो 2 अलग अलग ग्लास हमने लिए हैं यहाँ पर, तो दोनों ग्लास अलग अलग लिए हैं, तो यहाँ पर ओवरऑल डेविएशन आपको मिल रहा है। डेविएशन इज नॉट 0 बट डिस्पर्जन 0 है, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये हम कह रहे हैं डिस्पर्जन विदाउट डिस्पर्जन, डिस्पर्जन 0 है, इसका मतलब डिस्पर्सिव पावर नेट डिस्पर्सिव पावर 0 होगी, ओमेगा प्लस ओमेगा डैश इक्वल्स टू 0। ओमेगा को हमने लिखा डिस्पर्सिव पावर, फर्स्ट की डिस्पर्सिव पावर क्या है, ओमेगा है, सेकंड की डिस्पर्सिव पावर क्या है, ओमेगा डैश है। दोनों का सम मतलब टोटल डिस्पर्सिव पावर निकालेंगे तो 0 आएगी, ठीक है। ये वैसे ही जैसे आपको पता है अपने
जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, लेंस का आपने पढ़ा है, लेंस की पावर, ये तो डिस्पर्सिव पावर है, लेंस का पावर, लेंस का नंबर आपने सबने सुना है। तो जैसे मैंने लगाया पहला वाला कॉन्वेक्स लेंस, इसकी पावर मान लो +2 है, ठीक है। अगर मैं इसके जस्ट आगे एक और लेंस लगा देता हूँ जो इसका अपोजिट लेंस होगा, मतलब कॉनकेव होगा, पहला कॉन्वेक्स दूसरा कॉनकेव, इसकी पावर -2 है, ठीक है। तो अगर हम दोनों को कॉम्बिनेशन में डाल देंगे तो नेट पावर क्या मिलेगी हमें? 0। भाई एक ने, फर्स्ट लेंस ने कॉन्वेक्स प्रॉपर्टी दिखाई, रेस को कन्वर्ट्स किया, सेकेंड लेंस ने रेस को डाइवर्ट्स किया, ओवरऑल देखा जाए तो नेट लेंस की पावर क्या आएगी? 0। अगर हम प्लस नंबर का चश्मा और माइनस नंबर का चश्मा सेम एक जैसा एक साथ लगा लें तो हमारे लिए वो क्या होगा? प्लेन ग्लास की तरह बिहेव करेगा, पावर क्या हो जाएगी? 0, फोकल लेंथ हो जाएगी इनफाइनाइट, ठीक है। तो इस तरह का, जिस तरह का कॉम्बिनेशन होता है प्लस माइनस बैलेंस करता है, वैसे ही इसकी पावर प्लस मान लो डिस्पर्सिव, तो इसकी पावर माइनस मान लें, तो ओवरऑल पावर क्या हो जाएगी? 0। अब ओमेगा आपने पढ़ा, ओमेगा क्या होता है? डेल्टा, यहाँ म्यू के फॉर्म में लिख लें, म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई -1, इस तरह से लिखोगे। एक तो ओमेगा का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, एंगुलर डिस्पर्जन अपॉन मीन डेविएशन, जो हमने पढ़ा था, एंगुलर डिस्पर्जन अपॉन मीन डेविएशन, ठीक है। तो डिस्पर्जन 0 है यहाँ पर, तो डिस्पर्जन 0 है तो हमने पुट कर दिया डिस्पर्जन की वैल्यू, डिस्पर्सिव पावर 0 हो जाएगी और डिस्पर्जन भी 0 हो जाएगा। तो ओमेगा के साथ साथ हम कह सकते हैं कि एंगुलर डिस्पर्जन 0 होगा, क्योंकि डिस्पर्जन 0 है मतलब एंगुलर डिस्पर्जन 0 होगा। तो एंगुलर डिस्पर्जन 0 मतलब आप देखो θ1 पहले का, फर्स्ट प्रिज्म का थीटा ले लेता हूँ और सेकंड प्रिज्म का थीटा डैश, ये टोटल डिस्पर्जन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। डिस्पर्सिव पावर भी 0 है, डिस्पर्जन भी 0 है, तो थीटा की वैल्यू हम यहाँ यूज़ करेंगे, देखो डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर इंटू ए। और जो नेक्स्ट प्रिज्म है वो अलग है, अलग प्रॉपर्टी का प्रिज्म है, तो उसके लिए लिखेंगे डेल्टा वी डैश माइनस डेल्टा आर डैश इंटू ए डैश इक्वल्स टू 0, क्योंकि टोटल डिस्पर्जन क्या हो जाएगा? टोटल डिस्पर्जन होगा आपका 0, तो टोटल डिस्पर्जन 0 होगा, डेविएशन 0 नहीं होगा बट डिस्पर्जन 0 होगा। तो हम यहाँ पर ये निकाल सकते हैं कि जो सपोज करें जो दूसरा प्रिज्म इन्वर्टेड प्रिज्म है उसका एंगल निकालो, तो ए डैश हम निकाल सकते हैं, आ जाएगा माइनस डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर इंटू ए अपॉन, ये वाला डिवाइड कर देंगे तो डेल्टा डैश वी माइनस डेल्टा आर डैश, ठीक है। तो जो नेक्स्ट प्रिज्म आपको रिक्वायर्ड होगा जिससे आपको डिस्पर्जन 0 करना है, एक प्रिज्म तो आपने सीधा रख दिया, दूसरा प्रिज्म उल्टा रखना है, तो दूसरा प्रिज्म किस एंगल का लेके आए ताकि आपको डिस्पर्जन बिल्कुल ना मिले, तो सेकंड प्रिज्म का प्रिज्म एंगल इस फॉर्मूले से निकाला जा सकता है, ठीक है। इसमें फर्स्ट प्रिज्म की क्वांटिटीज़ हैं और ये सेकंड प्रिज्म का प्रिज्म एंगल है और ये सेकंड प्रिज्म के अंदर होने वाले डेविएशंस हैं, ठीक है। तो ये था डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन। इसका सेकंड केस एक और हो सकता है, दोनों प्रिज्म की हेल्प से, देखो दो प्रिज्म आप यूज़ करो, दोनों प्रिज्म वही इन्वर्टेड पोजीशन में होंगे, फिगर आपके सामने है। अब वाइट लाइट गिर रही है तो इसका हेडिंग आपने डाला क्या? डिस्पर्जन है बट डेविएशन नहीं है, डिस्पर्जन है डेविएशन नहीं होगा, इसमें डेविएशन 0 है, डिस्पर्जन ज़रूर है बट डेविएशन 0 है, तो इसका हेडिंग है डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन। अब कैसे देखो, ये पहला प्रिज्म है, दूसरा प्रिज्म है, वो पेयर ऑफ प्रिज्म जो हमने शो किए हैं डायग्राम में वैसा हमें यूज़ करना है। ये वाइट लाइट स्ट्राइक कर रही है ऐसे, और ये वाइट लाइट स्ट्राइक करेगी, पहला प्रिज्म डिस्पर्स करेगा, सेकंड प्रिज्म में उसको कंटिन्यू रखेगा और वापस जो लाइट डिस्पर्स होने के बाद निकलेगी वो इंसिडेंट रे के पैरेलल होगी। अगर लाइट रे इंसिडेंट रे के पैरेलल होती है मतलब डेविएशन तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। क्या है फिर? डिस्पर्जन है, बिकॉज लाइट क्या हुई? स्प्लिट हो गई। डेविएशन बिल्कुल नहीं है क्योंकि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में रेज जा रही हैं। इससे पहले वाले डायग्राम में देखोगे आप, ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है और ये इमर्जेंट रे की डायरेक्शन है। तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन और इमर्जेंट रे की डायरेक्शन अलग अलग है, तो मुड़ गई ना अपने पाथ से, इतना मुड़ के इधर निकल गई। इसमें आप देखोगे इंसिडेंट रे की डायरेक्शन, इसमें आप देखो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये रही, ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है, और इमर्जेंट रे की डायरेक्शन भी ऐसी है, रेड है, वॉयलेट है, सब ऐसे निकल रहे हैं। तो दोनों बिल्कुल कैसी हैं? पैरेलल है। तो पैरेलल में डेविएशन नहीं होता है,
बट आई थी एक लाइट और यहाँ पर क्या होंगे 7 कलर्स की 7 लाइट्स आपको मिलेगी, मतलब डिस्पर्जन है, डेविएशन नहीं है। सो हम कह सकते हैं इसके अंदर देखो रिलेशन, टोटल डेविएशन क्या होगा 0 होगा, टोटल डेविएशन वो क्या हो जाएगा 0। टोटल डेविएशन मतलब डेविएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिज्म प्लस डेविएशन फ्रॉम सेकंड प्रिज्म, तो डेल्टा प्लस डेल्टा डैश लिख सकते हैं, 1 2 यूज नहीं कर रहे हैं हम, डेल्टा प्लस डेल्टा डैश इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब डेविएशन का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, तो डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है म्यू माइनस 1a और यहाँ आ जाएगा प्लस म्यू डैश माइनस 1a डैश इक्वल्स टू 0। तो इसमें भी अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा प्रिज्म रखा जाए इन्वर्टेड पोजीशन में सेकंड प्रिज्म, उसका एंगल निकालो ताकि हमें डिस्पर्जन मिले बट डेविएशन ना मिले, तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा म्यू माइनस 1a अपॉन म्यू डैश माइनस 1, ये वैल्यू आई। ठीक है, इस तरह का एक केस है जब दो प्रिज्म का कॉम्बिनेशन हम यूज करते हैं और एक बार लाइट डेविएट होती है और एक बार लाइट डिस्पर्ज होती है। दोनों आपके केसेस हैं यहाँ पर प्रिज्म के लिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट, अब प्रिज्म की और केसेस की बात करें। प्रिज्म में और भी केसेस हैं, देखो अब आ जाए प्रिज्म के कुछ और केसेस की। कुछ प्रिज्म में इस तरह के केसेस हैं। हमने जो पढ़ा था प्रिज्म में, हमने प्रिज्म फॉर्मूला पढ़ा और प्रिज्म फॉर्मूले में था मिनिमम डेविएशन डेल्टा एम। प्रिज्म फॉर्मूले में क्या था मिनिमम डेविएशन डेल्टा एम और प्रिज्म फॉर्मूला था म्यू इक्वल्स टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2, इट्स कॉल्ड प्रिज्म फॉर्मूला। ठीक है, उससे डेविएशन था, डेविएशन का फॉर्मूला जो हम यूज़ कर रहे थे म्यू माइनस 1a वहीं से आया था। तो हम पढ़ चुके थे प्रिज्म, जब हमने पढ़ा प्रिज्म मेनली मिनिमम डेविएशन के लिए देखा जाता है। प्रिज्म हमेशा पढ़ा जाता है, प्रिज्म डेविएशन करता है रे का, उसका मिनिमम डेविएशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। बट स्पेशल केसेस में चलें आगे तो कंडीशन फॉर मैक्सिमम डेविएशन भी तो हो सकती है ना। प्रिज्म जब मिनिमम डेविएशन दे सकता है तो मैक्सिमम डेविएशन भी तो बोल सकता है ना। मैक्सिमम डेविएशन, इसको ग्रेजिंग इमरजेंस कहते हैं। मैक्सिमम डेविएशन भी बोलते हैं और ग्रेजिंग इमरजेंस भी बोलते हैं। ग्रेजिंग मतलब होता है जब लाइट की रेस सरफेस पर होती है। अब आपने नॉर्मली प्रिज्म देखा तो प्रिज्म की रे आ रही है, रिफ्रैक्ट इमरजेंट रे ऐसे जाती है। ये नॉर्मली आपने देखा इमरजेंट रे इस तरह से जा रही है। ठीक है, तो इमरजेंट रे अगर ये वाली है हमारे पास, तो इमरजेंट रे ये वाली जा रही है, तो इसमें डेविएशन कहाँ से मेज़र करते हैं? डेविएशन मेज़र करते हैं इस वाली रे से, ये इंसिडेंट रे के पाथ से। तो ये इंसिडेंट रे का पाथ है। अब यहाँ पे देखो डेविएशन मैक्सिमम है, मैक्सिमम डेविएशन है, इससे ज़्यादा डेविएशन हो ही नहीं सकता। तो ये डेविएशन आपका मैक्सिमम डेविएशन आ रहा है, देखो। ठीक है, अगर ये मैक्सिमम डेविएशन होगा तो आप मुझे बताओ एंगल ऑफ इमरजेंस कितना हुआ। सोचो ध्यान से, इसके सबके साथ वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। इस एंगल को तो मैंने कह दिया एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 जो था, इस I1 को ग्रेजिंग इमरजेंस के हिसाब से मैं IG भी बोल सकता हूँ। ठीक है, और ये वाला एंगल आता है, आपको पता है कि क्या है R1, और ये वाला एंगल होता है R2, और ये एंगल होता है I2, जिसको हम एंगल ऑफ इमरजेंस E भी कहते हैं। I2 और E सेम है ना, तो I2 और E है, मगर I1 सिंगल है और I2 को E भी कहते हैं। इस वाले केस में I1 को हम क्या बोल रहे हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ ग्रेजिंग कह सकते हैं। तो जिसकी वजह से जो इमरजेंट रे है वो ग्रेजिंग इमरजेंस पे आ जाए। ठीक है, तो ये केस है, इसको मैक्सिमम डेविएशन भी बोलते हैं और ग्रेजिंग इमरजेंसी बोलते हैं। राइट, अब सबसे पहले इसमें आपको बतानी है मुझे I2 की वैल्यू, कि अगर ग्रेजिंग इमरजेंस होगा तो I2 की वैल्यू क्या होगी। राइट, तो I2 की वैल्यू अगर हम निकालें, दिख रहा है डायग्राम में हमें कि अगर ये नॉर्मल है तो I2 या इमरजेंस की वैल्यू क्या होगी 90 डिग्री। I2 या इमरजेंस की वैल्यू क्या होगी 90 डिग्री। अब एंगल जब बाहर जा रही है रे तो 90 डिग्री होगी, तो R2 कौन सा एंगल होगा? अगर आप ध्यान से बात करें अगर TIR की, क्योंकि अब प्रिज्म पढ़ लिया, इससे पहले हम TIR पढ़ चुके हैं। TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ऐसा एंगल, ऐसा सर्टेन एंगल जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है वो 90 डिग्री होता है, ग्रेजिंग रहती है रे, सरफेस पर होती है रे, उस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है दैट इज कॉल्ड
क्रिटिकल एंगल। सो R2, बिकॉज I2 आपका यहाँ पर 90 है, I2 90 है, तो R2 जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है सेकेंड सरफेस के लिए, इट शुड बी इक्वल्स टू थीटा सी। क्लियर? और थीटा सी की वैल्यू आपको पता है वो क्या होती है, साइन इनवर्स 1/μ होती है। ठीक है, तो अगर मैं साइन को यहाँ ले आता हूँ तो आपके पास साइन R2 की वैल्यू, R2 की वैल्यू और साइन R2 की वैल्यू दोनों की मिल जाती है वैल्यू। तो मुझे पहले R2 की वैल्यू बताओ, R2 की वैल्यू मिलेगी तो R2 कहाँ में ले लेंगे, तो R2 की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स 1/μ, साइन इनवर्स 1/μ। ठीक है, और साइन R2 की वैल्यू आ जाएगी 1/μ। R2 की वैल्यू तो हो जाएगी साइन इनवर्स 1/μ। साइन R2 की वैल्यू क्या होगी, साइन R2 की वैल्यू हो जाएगी 1/μ। अच्छा, साइन R2 की वैल्यू अगर आप हमारे पास है तो क्या हम कॉस R2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो हमारे यहाँ पे यूज हो जाएगी कॉस R2। बताओ कॉस थीटा इक्वल्स टू, साइन थीटा की टर्म्स में बताना है कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा। अब इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, इसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, इसका मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब मैं कॉस स्क्वायर R2 ले लूँ, इक्वल्स टू होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर R2। ठीक है, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कॉस R2, जो आपके पास वैल्यू आएगी कॉस R2 की, कॉस R2 इक्वल्स टू होता है अंडरवुड, स्क्वायर है ना, √1 माइनस साइन स्क्वायर R/2। साइन R/2 की वैल्यू कितनी है, 1/μ, तो यहाँ पे 1/μ का स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर आपको कहीं कॉस R2 की जरूरत पड़े तो हम उसकी वैल्यू यूज कर सकते हैं 1 माइनस अंडरवुड में 1 माइनस 1/μ स्क्वायर, 1 माइनस 1/μ स्क्वायर, ये कॉस R2 की वैल्यू है। ठीक है, अब R2 की वैल्यू मिल गई क्रिटिकल एंगल, और अब हम बात करेंगे आगे फर्स्ट सरफेस के लिए। पहला सरफेस आपको पता है, पहली सरफेस कौन सी होती है, AB। सेकेंड सरफेस होती है AC। तो हमने बात की अभी AC के लिए कि R2 की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, थीटा सी के, और थीटा सी की वैल्यू आपको पता है। तो थीटा सी की वैल्यू पता है तो हमें साइन R2 की वैल्यू, R2 की वैल्यू सब हमें पता लगी, जैसी रिक्वायरमेंट होगी हम यूज़ कर लेंगे। अब सबसे पहले बताओ प्रिज्म एंगल A है, तो आपको क्या पता है, A का रिलेशन R1 R2 के साथ पता है सबको, A इक्वल्स टू क्या होता है, R1 प्लस R2। तो आप मुझे R1 की वैल्यू बताओ, बिकॉज R1 निकलेगा तभी तो I1 निकलेगा। यहाँ पर मैक्सिमम डेविएशन हो रहा है, ग्रेजिंग इमर्जेंस होता है, तो हमें IG की वैल्यू निकालनी है कि किस एंगल पे रे को स्ट्राइक कराएं ताकि रे उसका हाल रे का उस तरह से उस सरफेस पर रह जाए, बाहर भी ना निकले, अंदर भी ना आए, सरफेस पर रह जाए। तो ये हमें एंगल निकालना है। इस एंगल को निकालने के लिए पहले हमें R1 निकालना पड़ेगा। R1 निकालने के लिए हमने R2 निकाल चुके हैं, R2 की वैल्यू ये रही, R2 की वैल्यू ये रही। ठीक है, तो हमें जब पता है A इक्वल्स टू R1 प्लस R2 होता है, तो हम कह सकते हैं कि R1 की वैल्यू हो जाएगी A माइनस R2, और R2 की वैल्यू थीटा सी के इक्वल है, तो R1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, A माइनस थीटा सी। ये R1 की वैल्यू है। अब R1 आ गया तो हम फर्स्ट सरफेस के लिए स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं। फॉर फर्स्ट सरफेस क्या लगाएं, स्नेल्स लॉ। फर्स्ट सरफेस समझ गए, एयर टू ग्लास। स्नेल्स लॉ कैसे लगाते हैं मैंने आपको सिखाया था, कैसे लगाएंगे, μ1 sin i इक्वल्स टू μ2 sin r। तो μ1 कौन सा है, μ1 तो एयर हो गया, और μ2 ग्लास है जिसको हमने म्यू लिखा है। ठीक है, तो ये तो 1 हो गया, साइन आई आपको पता है IG होगा, ये तो 1 हो गया, और ये आ गया साइन IG जो हमें चाहिए, 1 कह दो चाहे IG कह लो, बिकॉज ग्रेजिंग इमरजेंस के लिए निकाल रहे हैं। μ2 की वैल्यू म्यू आ गई, और यहाँ लिख दिया मैंने साइन R2, सॉरी ये I1 लिखा मैंने, ये R1 लिखा, तो साइन R1 आएगा यहाँ पर। फर्स्ट सरफेस के लिए यूज़ कर रहे हैं ना हम, तो फर्स्ट सरफेस के लिए क्या आएगा, R1 आएगा।
फर्स्ट सरफेस के लिए R1 आ जाएगा। अब यहाँ से हम चलें आगे तो साइन आई जी की वैल्यू देखो क्या आएगी, साइन आई जी इक्वल्स टू यहाँ पे आ गया म्यू, और साइन R1 की वैल्यू आपने निकली, क्या है R1 की वैल्यू, R1 की वैल्यू है a माइनस थीटा सी। ठीक है, अब यहाँ पर वैसे तो यहाँ पर हमें यहाँ से हमने जो रिलेशन हमने लगाया, कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं यहाँ तक। कॉन्सेप्ट क्या था कि मैक्सिमम डेविएशन ग्रेजिंग इमरजेंस के लिए I2 की वैल्यू 90 होगी, तो R2 की वैल्यू थीटा सी होगी। R2 की वैल्यू चाहिए तो हम निकाल सकते हैं, अगर चाहिए हो तो। अगर यहीं तक न्यूमेरिकल खत्म होता है तो R2 भी निकाल सकते हैं, क्योंकि थीटा सी की वैल्यू हमें पता है वही R2 दे रही है। अगर R2 मिल गया तो R1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आपसे R1 पूछा है तो R1 निकाल सकते हो। R2 पूछा है तो R2 थीटा सी के बराबर होगा। R1 पूछा है तो R1 होगा a माइनस थीटा सी। R1 आपका आ जाएगा a माइनस थीटा सी। तो R2 पूछे निकाल लेंगे, R1 पूछेंगे निकाल लेंगे। अब R1 की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, IG, मतलब I1 या IG, ये वाला, ये एंगल भी हम निकाल सकते हैं। उसके लिए हमने क्या लगा लिया, स्नेल्स लॉ। यहाँ से हम स्नेल्स लॉ लगा लिया तो यहाँ से हम I1 या IG भी निकाल सकते हैं। अगर हम चाहें तो उसको आगे और सॉल्व कर सकते हैं, तो हमें एक रिलेशन मिल जाएगा। देखो म्यू है तो हमने क्या किया, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगा लें। तो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला होगा साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। इस तरह से ये साइन IG की वैल्यू आ गई। मतलब सॉल्व करने के लिए आपको अगर एंगल की वैल्यू क्लियर नहीं हो तो एंगल की वैल्यू क्लियर नहीं हो तो हम ये इसको रख के यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो तो साइन A और कॉस थीटा सी, साइन A कॉस थीटा सी की वैल्यू आ गई और कॉस A साइन थीटा सी की वैल्यू आ गई। तो हम यहाँ पर और थोड़ा सॉल्व करें तो उसको पुट कर सकते हैं। देखो म्यू है, म्यू यहाँ पे कॉमन आएगा, दोनों के साथ कॉमन है। अब यहाँ पे कुछ वैल्यू रखना चाहे रख सकते हैं। हमने कॉस R2 और थीटा सी की बात है। देखो R2 और थीटा सी की बात है, कॉस R2 हो चाहे कॉस थीटा सी हो, एक ही बात है। तो ये कॉस थीटा सी की वैल्यू रख देंगे। साइन A की वैल्यू नहीं पता हमें, अगर A दे रखा हो तो निकाल सकते हैं। कॉस थीटा सी की वैल्यू ये रही, तो ये आ जाएगा म्यू स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट में म्यू स्क्वायर माइनस 1 और नीचे आ जाएगा म्यू। देख लो मैंने यहाँ तक छोड़ा था। क्या यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं म्यू स्क्वायर? अगर म्यू स्क्वायर एलसीएम लोगे तो म्यू स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, नीचे म्यू स्क्वायर है, म्यू स्क्वायर का अंडर रूट निकाल सकते हैं। तो मैंने क्या लिख दिया, म्यू माइनस कॉस है, और साइन थीटा सी की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन म्यू, ये रख सकते हैं हम। तो यहाँ से हमें चाहिए वो वैल्यू तो साइन IG की निकाल सकते हैं। हालांकि म्यू से आप देखो म्यू ये वाला भी कैंसिल हो जाएगा, ये वाला भी कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। साइन IG की वैल्यू देख लो आप, फाइनली क्या आ गई, साइन IG की वैल्यू आ जाएगी ये वाली, साइन A अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1 और माइनस कॉस A। वैसे आपका न्यूमेरिकल यहाँ तक खत्म हो गया था। न्यूमेरिकल अगर आता है तो यहीं से हम वैल्यू निकाल लेंगे, और अगर यहाँ से वैल्यू नहीं निकाल पाते हैं तब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो फिर हम यहाँ से निकालेंगे, फिर ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमें नोट करना है। आराम से आप नोट करें, आराम से कंडीशन चेक करें, नोट करें। कोई भी दिक्कत हो आप इसमें दोबारा से आप पूछ सकते हैं। मुझे कोई डाउट हो इसमें कमेंट बॉक्स में लिखकर आप मुझसे कुछ पूछ सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजिंग है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है कि अलग अलग सरफेस है, पहले वाली सरफेस है फिर ये वाली सरफेस है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होता है। इस सरफेस के लिए आप स्नेल्स लॉ अलग लगा सकते हो, इस सरफेस के लिए स्नेल्स लॉ अलग लगा सकते हो। बीच में ये रिलेशन और आता है, ये रिलेशन R1 R2 के रिलेशन को क्लियर करता है। ये हमने फॉर्मूले, ये जो हमने पढ़े थे पहले प्रिज्म का, पिछले लेक्चर में इसके न्यूमेरिकल्स हमने किए थे, तब भी हमने बार बार ये फॉर्मूले यूज़ करके इसको कॉन्सेप्ट इसका क्लियर किया था। मैंने आपको पहले कहा फिजिक्स में जितने न्यूमेरिकल्स करोगे उतने फॉर्मूले रिपीटेशन होंगे, और जितने फॉर्मूले बार बार रिपीट करके अप्लाई करोगे उतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। सो इसमें आप देख लो, ये कंडीशन है, आराम से नोट करें, नोट करके इसको दोबारा समझें। एक बार आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, एक बार समझ लें और पॉज करके सेल्फ लिखने की कोशिश करें। सेल्फ लिखें, आप खुद लिखें, ताकि जहाँ अटके दोबारा ऑन करके इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलें इसकी प्रिज्म की एक और कंडीशन पर। नेक्स्ट कंडीशन आती है प्रिज्म की, देखो नो इमर्जेंस कंडीशन। ये भी तो हो सकता है कि प्रिज्म जो है, ये भी हो सकता है प्रिज्म से रे बाहर नहीं निकल पाए, बाहर निकले ही ना।
क्योंकि इससे लास्ट केस में हमने क्या पढ़ा, इससे पहले वाले केस में पढ़ा हमने रे ग्रेजिंग इमरजेंस पे आ गई, तो R2 की वैल्यू कितनी है, थीटा सी। अगर ये R2 की वैल्यू थीटा सी से थोड़ी सी और बढ़ा दें तो ये रे ग्रेजिंग सरफेस की जगह अंदर आ जाएगी फिर, ठीक है, तब बन जाएगी नो इमरजेंस कंडीशन। उसके लिए R2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, R2 की वैल्यू होनी चाहिए क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा। तो ये कंडीशन है, देख लो A, और ये एंगल क्या होगा R2, ठीक है, और ये आपका एंगल पता है आपको R1 है, और इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो ये वाली ली है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये ली, हम कहीं भी ले सकते हैं वैसे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहीं भी ले, मैक्सिमम जो एंगल ले सकते हैं I1 का वो हम ले सकते हैं 90 डिग्री मैक्सिमम। तो मैक्सिमम लेके चल रहे हैं, उसके हिसाब से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो I1 90 है, R1 आप निकाल सकते हो, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू गिवन है, R2 यहाँ पर आपको पता है R2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, अगर रे बाहर नहीं जा रही है तो R2 शुड बी ग्रेटर देन थीटा सी, इतना आपको पता है, क्योंकि ये बात कर रहा है नो इमरजेंस कंडीशन कि रे का इमरजेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आप देखो इसमें फर्स्ट ये जो I1 मैंने लिया है 90, मतलब 90 से कम भी ले सकते हैं, तो I मैक्स लिया है यहाँ पर, ज़्यादा से ज़्यादा I क्या हो सकता है यहाँ पर, फर्स्ट एंगल ऑफ इंसिडेंस मैक्सिमम क्या ले सकते हो, ये नॉर्मल है 10 डिग्री 20 30 45 पर 60 पर क्या ले सकते हैं, मैक्सिमम हम ये ले सकते हैं जो हमने यहाँ पे लिया है वो है 90, तो मैक्सिमम जो हम लेंगे वो 90 लेंगे। तो आप बताओ μ1 साइन I1, स्नेल्स लॉ लगा रहा हूँ देखो फर्स्ट सरफेस के लिए, इक्वल्स टू, हम क्या यूज़ कर रहे हैं, स्नेल्स लॉ फर्स्ट सरफेस के लिए, स्नेल्स लॉ लगा रहे हैं फर्स्ट सरफेस पर। फर्स्ट सरफेस कौन सी आपको पता है ना, इसमें AB लिख देता हूँ, देखो AB आपकी फर्स्ट सरफेस है, तो फर्स्ट मतलब मैं लिख देता हूँ स्नेल्स लॉ फॉर AB सरफेस, AB मतलब फर्स्ट, AC मतलब सेकंड, ठीक है, फॉर AB फर्स्ट सरफेस मतलब रे जा रही है एयर से ग्लास में, तो μ1 साइन I1 इक्वल्स टू μ2 साइन R1, सही है। फर्स्ट सरफेस के लिए I1 R1 होता है, सेकंड सरफेस के लिए R2 I2 होता है, पता है आपको। तो μ1 तो हो गया 1 क्योंकि एयर है, और यहाँ पे मैक्सिमम ले लिया, I1 की मैक्सिमम वैल्यू क्या है 90 है, ठीक है भाई, तो यहाँ पर आ गया μ2 मतलब म्यू, और यहाँ आ गया साइन R1, तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो साइन R1 की वैल्यू क्या आ गई, साइन R1 की वैल्यू आ गई 1/μ, और 1/μ किसकी वैल्यू होती है, साइन थीटा सी की, मतलब क्रिटिकल एंगल की, इसका मतलब R1 की वैल्यू क्रिटिकल एंगल के इक्वल है। ये क्लियर है, फर्स्ट सरफेस पर हमने स्नेल्स लॉ लगाया और R1 की वैल्यू हमें एग्जैक्टली मिली थीटा सी के इक्वल, राइट, और R2 की वैल्यू का हमें पहले से पता है कि ये थीटा सी से ज़्यादा होना चाहिए। अब R1 इक्वल्स टू थीटा सी है, एक रिलेशन हमें पता है A इक्वल्स टू क्या होता है R1 प्लस R2, एक इक्वेशन तो ये पता ही है हमें रिलेशन पहले से ही। अब R2 थीटा सी से बड़ा होना चाहिए भी आपको पता है, और R1 थीटा सी के बराबर है, ये आपने अभी निकाला, R2 शुड बी ग्रेटर देन थीटा सी, ये होना ही चाहिए क्योंकि रे बाहर नहीं निकलनी चाहिए। तो इसका मतलब अगर मैं ऐड करूँ R1 प्लस R2, तो R1 प्लस R2 को ऐड करूँगा मैं, तो R1 की वैल्यू तो थीटा सी है, बट R2 की वैल्यू तो थीटा सी से बड़ी है ना, तो R1 प्लस R2 को अगर मैं ऐड करूँगा तो ये थीटा सी है और ये थीटा सी से बड़ा है, तो R1 प्लस R2 क्या होगा, 2 थीटा सी से बड़ा आएगा। क्या ये सही बात है, R1 थीटा सी है, R2 थीटा सी से बड़ा है, तो थीटा सी और ये थीटा सी से बड़ा, तो R1 प्लस R2 2 थीटा सी से बड़ा आएगा। क्या ये क्लियर है, मान लो R1 30 डिग्री है और R2 30 डिग्री से बड़ा है, तो 30 प्लस 30 तो 60 होता है, बट R2 तो 30 से बड़ा है, तो 30 में 30 से बड़ा ऐड करेंगे तो 60 से बड़ा ही तो आएगा। क्लियर है भाई, R1 अपनी जगह थीटा सी के बराबर है, मगर R2 थीटा सी से बड़ा है, तो थीटा सी प्लस थीटा सी, तो R2 अगर थीटा सी से बड़ा रखेंगे तो दोनों का सम 2 थीटा सी से बड़ा आएगा। तो ये आपके पास हो गई सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन लिखी मैंने, प्रिज्म एंगल A इक्वल्स टू R1 प्लस R2 होता है। सेकेंड इक्वेशन लिख दी मैंने आपकी, R1 प्लस R2 2 थीटा सी से बड़ा होगा। तो दोनों को कंपेयर करें इक्वेशन को, हम कह सकते हैं
कि ए R1 प्लस R2 की जगह मैं ए लिख दूं तो कंपेयर करें तो ए इज ग्रेटर देन 2 थीटा सी होगा। मतलब प्रिज्म का जो एंगल होगा वो प्रिज्म एंगल जो होगा वो थीटा सी के डबल से ज़्यादा होगा। फिर यहाँ पे अगर मैं 2 को डिवाइड कर देता हूँ तो a/2, इसका मतलब थीटा सी a/2 से कम होगा या a/2 जो होगा वो थीटा सी से बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये एंगल का टर्म्स हमें मिल गया है। तो a/2 इज ग्रेटर देन थीटा सी लिखा हुआ है। हमने क्या लिखा देखो, a/2 इज ग्रेटर देन थीटा सी। अब अगर हमें रिलेशन म्यू की टर्म्स में लाना हो, मतलब प्रिज्म का म्यू अगर आप यूज़ कर रहे हो तो हम क्या करें, प्रिज्म का म्यू लाने के लिए यहाँ पे मुझे साइन चाहिए होगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ साइन a/2 और यहाँ पे लिख रहा हूँ साइन थीटा सी। अब आपको समझ में आ गया हो मैंने दोनों जगह साइन क्यों लगाया, क्योंकि साइन थीटा सी की वैल्यू क्या होती है 1/μ। तो मैं यहाँ पे 1/μ पुट कर सकता हूँ। तो साइन a/2 ग्रेटर देन क्या आ जाएगा 1/μ। तो साइन a/2 इज ग्रेटर देन 1/μ है। ये भी थोड़ा टिपिकल केस सा दिख रहा है आपको। तो अगर आपको म्यू की वैल्यू पूछें तो म्यू की वैल्यू निकाल सकते हो। म्यू उधर ले जाओ, म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/sin a/2। इसका न्यूमेरिकल आपको जरूर मिल जाएगा। तो ये कंडीशन एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि प्रिज्म का म्यू कितना होना चाहिए, प्रिज्म का म्यू कम से कम कितना होना चाहिए ताकि लाइट की रे प्रिज्म से बाहर ना जाए, बाहर निकले ही ना। नो इमरजेंस कंडीशन है। तो नो इमरजेंस कंडीशन में प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम से कम तो 1/sin a/2 होना चाहिए और उससे बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो क्लियर है आपको ये कंडीशन। तो ये प्रिज्म की 2 स्पेशल कंडीशंस हैं जो हमने पढ़ी। ठीक, अब आ जाए नेक्स्ट। प्रिज्म की 2 कंडीशन तो हमने पढ़ ली। अब प्रिज्म की एक कंडीशन और हम पढ़ें। देखो प्रिज्म की कंडीशन और है, वो है ये वाली जो आपको न्यूमेरिकल्स में क्लियर होगी। कुछ न्यूमेरिकल प्रिज्म के लास्ट जो पैटर्न है न्यूमेरिकल का वो इस तरह से दे रखा है कि एंगल ऑफ प्रिज्म ए है। एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है, ए है। वन ऑफ इट्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस सिल्वर्ड। यहाँ से सिल्वर्ड कर दें हम, अब मतलब यहाँ से हम सिल्वर कर देंगे तो सिल्वर्ड हमने कर दिया, इसका मतलब लाइट की रे यहाँ से बाहर नहीं निकलेगी। TIR हो चाहे नहीं हो, ये तो मिरर बना दिया हमने। अब किसी भी एंगल पे लाइट की रे स्ट्राइक करे, चाहे थीटा सी पे या थीटा सी से कम पे या ज़्यादा पर, लाइट की रे बाहर जाएगी नहीं, रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी। ठीक है, तो लाइट रे फॉलिंग एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 2a ऑन द फर्स्ट सरफेस। फर्स्ट सरफेस के लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो है 2a, ये इसमें दे रखा है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट रे आ गई। अब ये अंदर जाएगी, तो अंदर जाएगी तो क्या होगी, नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी, तो ये रिफ्रैक्टेड रे है। ठीक है, ऑन द फर्स्ट सरफेस रिटर्न्स बैक थ्रू द सेम पाथ आफ्टर सफरिंग रिफ्लेक्शन एट द सिल्वर्ड सरफेस। बट इसमें क्या दिया है, फर्स्ट सरफेस से निकल गई और रिटर्न्स बैक होती है थ्रू द सेम पाथ। अब लाइट की रे सेम पाथ से रिफ्लेक्ट होगी। अब यूं एंगल पे गिराओगे तो एंगल पे आएगी लाइट, तो ये तो गलत हुआ। एंगल पे गिराएंगे तो एंगल पे आएगी लाइट, तो ये थोड़ा गलत हुआ। तो हम क्या करें, इसको प्रिज्म रे के पाथ को चेंज करते हैं। अब रे के पाथ को चेंज करें, देखो इसमें क्या होगी, लाइट की रे जो होगी वो इस तरह से स्ट्राइक करेगी अंदर आने के बाद, और ये आप ले लो इंसिडेंट रे इस तरह से। ये इंसिडेंट रे आप इस तरह से ले लेंगे, इस तरह से। ये इंसिडेंट रे है और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, 2a है। अब लाइट की रे जब अंदर जाएगी तो सेम पाथ पे रिट्रेस हो रही है, इसका मतलब वो अलोंग द नॉर्मल स्ट्राइक करेगी और वापस आ जाएगी। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस रहा तो क्या होगा, वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी लेगी, बट एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, 0 है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा, तो सेम पाथ पे रिट्रेस हो जाएगी। क्लियर है, तो गई और वापस आ गई, तो ये पाथ वापस आ जाएगी, रे जाके टकरा के वापस आ गई। ठीक है भी, अब हम कह सकते हैं तो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म। अब म्यू आपसे पूछा है, ठीक है। अब मुझे बताओ, सबसे पहले तो I1 तो आपको पता है, R1 का पता नहीं है, पता ही नहीं, R1 तो निकाल लेंगे चलो, मगर क्या R2 पता है आपको? R2 इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर सेकंड सरफेस, तो अलोंग द नॉर्मली स्ट्राइक हो रही है तो R2 की वैल्यू 0 होगी। सेकंड सरफेस ये है, उसका नॉर्मल ऐसे होता है, तो रे भी तो ऐसे जा रही है। अब एंगल कहाँ से मेजर होता है, एंगल मेजर होता है कहाँ से, नॉर्मल से, तो रे अलोंग द नॉर्मल ही जा रही है और वापस आ जाएगी वहाँ से।
तो जब नॉर्मल से एंगल मेजर होता है तो रे नॉर्मल के अलॉन्ग ये, तो आई क्या होगा, जीरो होगा, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, जीरो होगा। और एंगल ऑफ इंसिडेंस सेकंड सरफेस के लिए हम R2 से लिखते हैं, तो R2 आपका जीरो है। अब आपको पता है सेम R1 प्लस R2 क्या होता है, ए। तो जब R1 प्लस R2 ए होता है तो R2 की वैल्यू अगर जीरो है तो R1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए आ जाएगी। ये लो भाई, R1 ए आ गया। ठीक है, I1 दे रखा है, R1 दे रखा है, तो म्यू निकाल सकते हैं। अब हम इजीली स्नेल्स लॉ लगाएंगे, म्यू इक्वल्स टू क्या होगा, साइन आई अपॉन साइन आर। पता है आपको, साइन आई अपॉन साइन आर। यहाँ अपनी स्टाइल में लगाएं तो स्नेल्स लॉ कैसे लगाते हैं, म्यू वन साइन आई इक्वल्स टू म्यू टू साइन आर। फर्स्ट सरफेस की लगा रहे हैं तो I1 R1। अब म्यू वन तो आपको पता है एयर है, तो म्यू वन तो हो गया 1, और प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू मान लेते हैं, तो 1 I1 की जगह क्या लिखेंगे, 2a, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू हो गया। और R1 की जगह क्या लिखोगे, R1 की जगह आ जाएगा a। ठीक है, तो हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था म्यू इक्वल्स टू हो जाएगा साइन 2a अपॉन साइन ए। ये तो हम निकाल सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं आगे। साइन 2a को क्या लिख सकते हैं हम, साइन 2a को लिखेंगे 2 साइन a कॉस a और डिवाइड बाय साइन ए। तो साइन ए से साइन ए कट गया, म्यू की वैल्यू क्या आ गई, 2 कॉस ए। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका बी। करेक्ट ऑप्शन है इसका बी, म्यू आ गया और म्यू की वैल्यू क्या आ गई, 2 कॉस ए, पुट कर दिया हमने। ठीक है, तो ये भी एक प्रिज्म की कंडीशन है जिसमें प्रिज्म की एक सरफेस सिल्वर्ड होती है, तो रे तो बाहर निकलनी नहीं है, चाहे किसी भी कंडीशन में किसी भी एंगल पे स्ट्राइक करें। ठीक है, अब एक और न्यूमेरिकल आ जाओ, सेम रे का, जिसमें सरफेस अगेन क्या है, सिल्वर्ड है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इज √2। तो यहाँ पे क्लियर है, सबसे पहले ही म्यू दे दिया आपको √2 और प्रिज्म एंगल दे दिया 30 डिग्री। म्यू की वैल्यू दे दी √2, प्रिज्म एंगल दे दिया 30 डिग्री। वन ऑफ टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ द प्रिज्म इज मेड अ मिरर इनवर्ड्स बाय सिल्वर कोटिंग। ठीक है, वन ऑफ द सरफेस क्या है, सिल्वर्ड है, वही सेम केस। अ बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट मतलब 1 लैम्डा की लाइट आ रही है, एंटरिंग द प्रिज्म फ्रॉम अदर सरफेस will retrace its path after reflection from the silver surface if the angle of incidence of the prism is। ये तो सेम क्वेश्चन हुआ, वैसे ही सेम पाथ से रिट्रेस कर रही है, मतलब आपकी कंडीशन वही आएगी। अब इसमें क्या पूछा है, इट्स एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछा है आई। ठीक है, अब हम देखें वही कंडीशन वही रहेगी, प्रिज्म वो रहा, प्रिज्म आपका इस तरह से, एक सरफेस आपकी सिल्वर्ड है, सेम मैं करा चुका हूँ ये वाला क्वेश्चन, अभी आपने किया, सब कंडीशन आपको आती है। आप पॉज करके ट्राई जरूर करें, 2 मिनट तक ट्राई करें, फिर आप सॉल्यूशन देखें इसका। ये सरफेस वही सरफेस है, आपको पता है इसमें रे नॉर्मल पे स्ट्राइक करेगी इस तरह से अलोंग द नॉर्मल और रिट्रेस करेगी, तो ये वाली कंडीशन आती है। ये आपका नॉर्मल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो आपसे एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछ लिया I1, म्यू आपको गिवन है, R1 आपको पता है। ठीक है, तो R2 आपको पता है 0 है, तो इसलिए R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए। लास्ट क्वेश्चन में किया था हमने, बिकॉज R1 प्लस R2 ए होता है। दोबारा बताता हूँ ढंग से, कोई भी डाउट हो पूछ लेना भाई, बता सकते हो, कमेंट बॉक्स में डाउट लिख सकते हो। R1 प्लस R2 ए होता है, तो R2 क्या होगा 0, तो R1 क्या हो जाएगा ए। तो ए की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, तो R1 की वैल्यू क्या आ गई 30 डिग्री। ठीक है, अब हमें म्यू गिवन है, R1 गिवन है, तो क्या निकालना है, I1 निकालना है। तो I1 निकाल सकते हैं ना, हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे, तो म्यू 1 साइन आई 1 इक्वल्स टू म्यू 2 साइन R1। ठीक है, 1 साइन I1 जो हमें निकालना है, म्यू कितना है √2 साइन R1 मतलब ए मतलब 30, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन 30। ठीक है, अब साइन 30 की वैल्यू सबको पता है कितनी है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, तो साइन I1 इक्वल्स टू ये √2 है और साइन 30 1/2 होता है, तो ये आ जाएगा 1/√2। तो साइन आई की वैल्यू अगर 1/√2 आ रही है, तब आपको बताने की जरूरत नहीं है कि I1 की वैल्यू क्या होगी, कौन सा एंगल की वैल्यू 1/√2 होती है। तो I1 की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका प्रिज्म के नेक्स्ट केस, जो प्रिज्म का लास्ट केस हमने पढ़ा सिल्वर्ड वाला,
तो प्रिज्म के सारे केस ऑलमोस्ट हमने डिस्कस कर लिए। डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन, डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन, ग्रेजिंग इमर्जेंस, नो इमर्जेंट और मिररिंग ऑफ वन सरफेस। तो होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। बड़ी मेहनत से लेक्चर बनता है, तो हमने सारे कंटेंट सारे इकट्ठे करके आपको दिए हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स आपको ट्राई करा है, इससे पहले वाले में ही हमने न्यूमेरिकल्स किए थे। तो आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल करियर प्लेनेट को। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। पूरा लेक्चर कंप्लीट, रे ऑप्टिक्स कंप्लीट होने के बाद हम इसके जो नीट के, जेई के जो क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर्स के, वो भी सारे मैं आपको कराऊंगा लास्ट, जब लेक्चर के सब सारे टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे तब लास्ट में प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चंस का एक लेक्चर और बनेगा। तब तक के लिए सारे आप इसके लेक्चर देखें, 1 बाय 1 सीरियल वाइज आ रहा है। हमारा जो लेक्चर है सीबीएसई, आरबीएसई सारे कोर्सेज कवर करता है, कंप्लीट नीट, जेई सब कुछ कंप्लीट कवर करता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। प्रिज्म के बाद नेक्स्ट लेक्चर हमारे लिए होगा रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेस, उसके बाद लेंस, उसके बाद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, तब जाके आपके चैप्टर कंप्लीट होगा। इंपॉर्टेंट चैप्टर है रे ऑप्टिक्स, जेई मेंस के लिए भी और नीट के लिए भी और 12th के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही सही। तो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है रे ऑप्टिक्स का। मैं कोशिश करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आए, अच्छी तरह समझाने की कोशिश करता हूँ। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर मुझे बताएं, मुझसे पूछें, मैं आपको वो चीज़ वापस क्लियर कर सकता हूँ। सो टिल देन, गुड बाय।